कुछ तो करेगा। तो मैं इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लेने वाला, क्योंकि शॉर्टकट में अगर मैं बताऊंगा तो ये काम ठीक नहीं होगा। तो ये शायद आपको लंबा जाएगा प्रेजेंटेशन, बट दैट इज ओके। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आपको सारी चीजों की क्लियरिटी मिलनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले आप सबका मैं स्वागत करता हूँ एमसीएल परिवार में। आप आज कहीं ना कहीं हमारे परिवार का हिस्सा हो गए हो। चाहे आप बिजनेस करो ना करो, प्रोजेक्ट करो ना करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आज आपने हमको सुना है तो आज आप हमारे परिवार का हिस्सा हो गए हो, और मैं आप सबका हमारे पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ और मेरे प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। कौन नहीं जानता इनको। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर वो विभूति है जिनको इंडिया ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के शब्द है, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट ईगल अवॉइड रेन बाय फ्लाइंग अबाउट द क्लाउड्स। प्रॉब्लम आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। इसका मतलब यह है कि जब बारिश आती है, तूफान आता है, तब सारे पंछी अपने घरोंदों में जाके छुप जाते हैं, बट एक पंछी होता है जिसे हम कहते हैं बाज। वो बादलों के ऊपर उड़ के अपनी उड़ान जारी रखता है। इसी तरह से बाज की सोच रखने वाले लोगों के लिए एमसीएल ये अपॉर्चुनिटी लाया है। प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और हर एक के अपने अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, बट उसको देखने का जो नजरिया होता है ना आपका, वो आपको डिफरेंट बनाता है। और ऐसे डिफरेंट नजरिए वाले लोगों के लिए ये एक मौका है। वेलकम टू रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर बाय मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड टू सेव अवर मदर अर्थ बाय रिप्लेसिंग किलर फॉसिल फ्यूल बाय क्लीन बायोफ्यूल। मित्रों, हमारी कंपनी का नाम है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड ये मुंबई बेस्ड लिमिटेड कंपनी है। आज तो पब्लिक लिमिटेड कह सकता हूँ, बट अभी हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए हम इसको लिमिटेड कहते हैं, बट शेयर्स हमारे पब्लिक में है। मित्रों, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस दादर में है, दादर ईस्ट में स्वामीनारायण मंदिर है। वहां पे हमारी एक बैक ऑफिस है, एक हमारी न्यू ऑफिस है और एक हमारी हेड ऑफिस है। और रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो हमारा एक पुराना एड्रेस है। तो ये कंपनी 2012 में एस्टैब्लिश हुई। उस समय पे 1 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल था, फिर आज उसको बढ़ा के 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की एक कंपनी है। 2012 में ये कंपनी बनाई डॉक्टर श्याम सर ने अपनी माता जी के नाम पे, बट हमने इसमें बिजनेस नहीं स्टार्ट किया। तब सर ने R&D स्टार्ट किया था, और वो जर्नी में आगे आपको बताऊंगा। आज धरती माता का जो प्रॉब्लम है प्रदूषण का, बाकी के उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा बिजनेस है। अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर टू एंटर इनटू $1 ट्रिलियन थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल सेक्टर इन सनराइज पीरियड। मित्रों, आज की दुनिया का सबसे जो बड़ा उद्योग है वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है, ऑयल, क्रूड ऑयल अगर थोड़ा भी बढ़ता है तो हमारे देश में तहलका मच जाता है। तो ये जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। और ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री अब रिप्लेस होके होने जा रही है रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में थर्ड एंड फोर्थ वर्ल्ड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सनराइज पीरियड मतलब सूर्योदय के समय में आप सबके पास ये मौका आया है। मित्रों, सनराइज पीरियड मतलब क्या? जब कोई इंडस्ट्री नहीं आती है और वो अपनी इंडस्ट्री में अच्छा काम करती है और उस इंडस्ट्री से जो जुड़ता है, दे ऑटोमेटिकली बिकम बिग। फॉर एग्जाम्पल, जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आई, कंप्यूटर्स आए, तब भारत के लोग कहते थे हमारे यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह चलने वाला नहीं, हमको तो पेन पेपर लेके लिखने की आदत है। मगर आज का सिनेरियो क्या है दोस्तों, पता है ना आपको? उस समय जिन्होंने इसको समझा और जो उस इंडस्ट्री में आए, दे बिकम बिग। वो इन्फोसिस और विप्रो हो गए। उसी तरह से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की आज सूर्योदय का समय है। अभी ये पूर्ण रूप से सूर्य उगा नहीं है, तो आज अगर आप इससे जुड़ोगे तो आने वाले 5 से 10 साल में यू विल ऑल्सो बिकम अ जायंट। और ये मौका आपके पास आया है। मित्रों, ये हमारी टीम है। क्योंकि डॉक्टर श्याम सर एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर है, तो उनकी मदर मीरा शिवाजी गोलप मैडम के नाम पे कंपनी है। हमारे सेकंड डायरेक्टर ऑन बोर्ड है डॉक्टर लवेश यादव, MBBS डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिटी सर्जन है, डॉक्टर श्याम सर के बचपन के मित्र है, वो हमारे डायरेक्टर है। मिस प्राची ढोले मैडम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। प्राची मैम टेक्निकली जूनियर साइंटिस्ट रहे हैं और बहुत जबरदस्त उनका अनुभव है और गोल्ड मेडलिस्ट है उनके अपने फील्ड में। हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मंगेश सेलार सर,
जो अभी सारा एडमिन से रिलेटेड चीजें देखते हैं, इज मास्टर। जब आप लोगों का इंटरेक्शन इससे होगा तब आपको पता चलेगा कि ये किस तरह के जीनियस है। अगर श्याम सर के बारे में बताऊं तो डॉक्टर श्याम सर महाराष्ट्रियन, एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने पिताजी का साया बहुत बचपन में खो दिया। उनकी माताजी ने बहुत संघर्ष करके उनको बड़ा किया, और तब से डॉक्टर श्याम सर को एक चीज पता थी कि अगर हम पढ़ेंगे ना तो कुछ होगा, अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और एमबीबीएस डॉक्टर बने। एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद महाराष्ट्र में नंबर 1 जो मेडिकल कॉलेज मानी जाती है केईएम हॉस्पिटल की, वहां से एमडी गायनेक में नंबर 1 आए। उसके बाद उनके पास मौका था अमेरिका जाना, एमडी गायनेक में स्पेशलाइजेशन करना और एक अच्छी जिंदगी जीना। मगर डॉक्टर श्याम सर को लगा कि नहीं, मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए, और उन्होंने तब आईएएस आईपीएस की तैयारी शुरू की। जब उन्होंने आईएएस आईपीएस की तैयारी शुरू की, उस समय पे एक सेमिनार था ग्लोबल वार्मिंग सब्जेक्ट पे, और वो सेमिनार लेने तब के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर और उनके वैज्ञानिकों की टीम आई थी। उस सेमिनार में रिन्यूएबल फ्यूल के बारे में जो कुछ कहा गया, उससे डॉक्टर श्याम सर को लगा ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और तब से लेके आज तक जीवन के 20 साल एक ही विषय को उन्होंने दिया और पूरा जीवन आज उसको समर्पित किया। डॉक्टर श्याम सर ने आज तक शादी नहीं की। उनका मानना है कि पहले मुझे ये करना है क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है, किसानों के लिए जरूरी है। ऐसा एक व्यक्तित्व, ऐसे एक लीडर हमको मिले हैं, और डॉक्टर श्याम सर के कारण ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। ये हमारी फ्रंट टीम है, हमारी बैक टीम इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्टों का ग्रुप है, और ये हमारा ताकत है क्योंकि टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट बनाते हैं, बिजनेसमैन नहीं बनाते। तो वी आर द बेस्ट इन टेक्नोलॉजी। मित्रों, दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल वार्मिंग, और भारत के 3 बड़े प्रॉब्लम है, इनफैक्ट 4 बड़े प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है वेस्ट, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है किसानों की समस्या, और चौथा है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। ये चारों के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगा। मित्रों, आज वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो हम ऐसे कालखंड में आ जाएंगे जहां से रिवर्स होना नामुमकिन होगा और धीरे धीरे पृथ्वी का नाश होगा। और इसका जो प्रमुख कारण है वो है वातावरण में प्रदूषण, और ये प्रदूषण का प्रमुख कारण है वो है आज का ईंधन। तो हमारा काम क्या है, इस ईंधन को रिप्लेस करना क्लीन ईंधन से, और दुनिया को, धरती माता को इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बचाना। और यही हमारा बिजनेस भी है, और इसी के अंदर हमारी सोशल एक्टिविटी भी बाय डिफॉल्ट होती है। दूसरा देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मित्रों, आज हम अगर किसी को पूछेंगे हम भारत में कितनी जनसंख्या है, तो लोग कहते हैं 136 करोड़, बट हम 140 करोड़ हो चुके हैं। हर साल लाखों बच्चे एजुकेशन करके डिग्रियां लेके आते हैं, मगर उनको जितना एम्प्लॉयमेंट चाहिए उतना एम्प्लॉयमेंट हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, उसका एक सेचुरेशन लेवल आ गया है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। इसके कारण हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे, और युवा शहरों की तरफ जाते हैं अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने अच्छे अच्छे घरों को छोड़ के। बहुत लोग भारत में नहीं पाते तो विदेशों में जाते अपने परिवार को छोड़ के। तो ये समस्या हमारी है, इसको दूर करना जरूरी है। और इसको दूर कब करोगे, जब पूरी की पूरी एक नई इंडस्ट्री आएगी, और वो नई इंडस्ट्री रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री आ रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री भारत में है ही नहीं। आज आप कहोगे कि ऑयल एंड गैस तो हमारे यहाँ मिलता है, यस, वी आर इम्पोर्टर। हम हमारा ईंधन इंपोर्ट करते हैं, और उसको मार्केटिंग करने वाली कंपनियां भारत में है। ओएमसी कंपनी कहते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस, बाकी लोग। और इससे क्या होता है कि हम सिर्फ मार्केटिंग करते, प्रोडक्शन नहीं करते। मगर जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो 3 से 5 करोड़ युवाओं को, इंजीनियर्स अलग अलग प्रकार के, एमबीए, सीए, सीएस, उसके अलावा लॉयर्स, उसके अलावा आपके टर्नर, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, 3 से 5 करोड़ लोगों का रोजगार निर्माण होना। दूसरा, हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो तालुका वाइज लगा रहे हैं, तो अपने तालुका में अपना प्रोजेक्ट, वहीं पे नौकरी। कोई क्यों अपना घर छोड़ के जाएगा, कोई क्यों अपने माता पिता को, परिवार को छोड़ के जाएगा। ये हमारा मिशन है। तो युवाओं को बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा, माइग्रेशन की समस्या का इससे निवारण होगा। दूसरी बड़ी समस्या है किसानों की समस्या। मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट बढ़ती जा रही है, उसके कारण कहीं पे कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं पे दुष्काल पड़ता है, कहीं पे जंगल के जंगल जल रहे, आग लगी है। कभी क्रॉप ज्यादा आता है तो भाव नहीं मिलता, कभी क्रॉप कम आता है तो पैसा नहीं निकलता। अनेक समस्या है किसानों की, और किसान इससे कंटाल के धीरे धीरे जब हारता है, थकता है, तब गलत राह चुनता है, वो होता है आत्महत्या। तो हमको किसानों को आधार देना है, और वो आधार हम कैसे देंगे। हमारे जो प्रोडक्ट है उसका जो मेन रॉ मटेरियल है बायोमास, वो हमको किसान देगा, और ये होगा नेपियर ग्रास।
ये नेपियर ग्रास गन्ने की तरह लगाया जाता है, इसकी स्टिक लगती है। ये एक बार लगाने के बाद 8 साल तक चलता है और इसको पहला कटिंग आपको 3 महीने में मिलता है, फिर 1.5 से 2 महीने में मिलता है। पर एकड़ पर ईयर हम 150 से 250 टन क्लेम करते हैं। बट हमारे एक उद्योजक है जो कि पंढरपुर में है, उन्होंने एक नर्सरी बनाई है, मिस्टर भीमराव कोंडुबेरी सर, जो कि रिटायर एग्रीकल्चर ऑफिसर है। उन्होंने 700 टन पर एकड़ पर ईयर का प्रोडक्शन लेके दिखाया है और ये आप सब बिंदास आपकी आंखों से जाके देख सकते हो। हम कह रहे हैं इसलिए मत मानो, आप जाके देखो और खुद चेक करो। अब ये नेपियर ग्रास हमारा मेन रॉ मटेरियल जो हम किसानों से खरीदेंगे, इसके कारण भारत में 7 से 8 करोड़ किसानों को आधार मिलेगा और 5 करोड़ युवाओं को, मतलब 10 से 12 करोड़ लोगों को जब इस इंडस्ट्री से फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एमसीएल, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो इंडस्ट्री के कारण जब आधार मिलेगा तब एक व्यक्ति के ऊपर एवरेज 4 लोगों का परिवार निर्भर होता है, तो 40 से 50 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा और इट इज गोइंग टू बी अ रिवोल्यूशन। और इसलिए हम एमसीएल को बिजनेस नहीं कहते, एमसीएल मिशन को हम क्रांति कहते हैं। फॉर अस इट इज अ रिवोल्यूशन। इसको हम 1000 रुपए टन से किसानों से खरीदेंगे, शुरुआत में कुछ किसानों से खरीदेंगे, फिर बहुत किसानों से खरीदेंगे और उसके कारण सबका भला होगा। वेस्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें, कचरा, आज कचरे को जो सॉल्यूशन है उसके लिए हमको करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। बट आज ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है जिसमें हर प्रकार के बायोमास, बायोवेस्ट से बायो सीएनजी और बायो फर्टिलाइजर और हर प्रकार के इनऑर्गेनिक वेस्ट से डायरेक्टली क्रूड ऑयल बनाया जा सकता है। मगर जितना इनऑर्गेनिक वेस्ट भारत में है, अगर 100% हम फ्यूल में यूज उसको कन्वर्ट करें तो भी हमारे ईंधन की जरूरत का सिर्फ 5% दे सकते हैं। तो इसमें कचरे का सॉल्यूशन तो होगा मगर फ्यूल का सॉल्यूशन नहीं होगा और इसलिए हमारा मेन जो होगा वो बायोमास, बायो वेस्ट होगा, बट वो भी सफिशिएंट नहीं मिलेगा। इसलिए हम नेपियर ग्रास की खेती कराएंगे और उसमें से उसको करेंगे। जब वेस्ट से बेस्ट बनेगा, कचरे से सोना बनेगा, तो उसका फायदा पूरे देश को होगा और इसके कारण होने वाली अनेक बीमारियां, मच्छर, मक्खी, डेंगू, मलेरिया, ये भी सॉल्व होगा। आप सोचिए कि जिस चीज को सेटल करने के लिए हम अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे और उल्टा का उसमें से हमको पैसे आएंगे। तो इट इज गोइंग टू बी अनदर रिवोल्यूशन। मित्रों, इकोनॉमी की बात करें, भारत आज बहुत अच्छा कर रहा है। अनेक क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, मगर एक क्षेत्र है जिसमें आज भी हम आत्मनिर्भर नहीं है और वो है ऑयल एंड गैस। हम हमारी जरूरत का 82%, 82% ईंधन इंपोर्ट करते हैं और इसमें जो हमारे पैसे जाते हैं हर साल वो है 8 लाख करोड़ भारतीय रुपये। अगर ये पैसे हम बचा ले, और क्योंकि रॉ मटेरियल कौन देगा, किसान देगा, तो पैसे किसके घर में जाएंगे, किसान के घर में जाएंगे। तो किसान की भी अपनी जरूरत है, उसे अनाज चाहिए, कपड़े चाहिए, बर्तन चाहिए, किसान उसके लिए खर्च करेगा। और ये 8 लाख करोड़ अगर हमारी इकोनॉमी में घूमेंगे 8 से 10, 12 बार, तो इट कैन क्रिएट अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और इसके साथ साथ हम जो ऑर्गेनिक का जो इंडस्ट्री डेवलप करने वाले, तो भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनाना है तो एकमेव इंडस्ट्री ये है और भारत में इकोनॉमिकल क्रांति इस इंडस्ट्री के कारण आ सकती है। मित्रों, आज का अगर आप परिस्थिति देखो तो आज भारत अगर ऑयल एंड गैस में आत्मनिर्भर नहीं हुआ तो भविष्य में हमको बहुत सारी समस्या आ सकती है, उसका निवारण भी इसमें ही है। तो मित्रों, दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस जिसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का सॉल्यूशन, जिसमें आपको वेस्ट का सॉल्यूशन, किसानों का समस्या का सॉल्यूशन, युवाओं के रोजगार का सॉल्यूशन और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, ये सारा किसी एक इंडस्ट्री में आता होगा ना, तो वो इंडस्ट्री है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ये सरकार भी जानती है और ये दुनिया भी जानती है और इसीलिए 2016 में एक पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई और आगे जाके 196 कंट्री ने उस एग्रीमेंट को साइन किया, जिसमें सारे दुनिया के देशों ने निर्धारित किया कि हमको हमारा प्रदूषण कम करना है और जो देश ये करेंगे उनको बहुत सारा फंड देने की व्यवस्था इस एग्रीमेंट के थ्रू हुई। भारत का जो इसमें टारगेट है वो ये है कि 2005 में हम जितना प्रदूषण करते थे उससे 35% कम करना है। 2005 से 35%, तो आज तो 2022 चल रहा है, तो अब हमको कितना कम करना है। अगर हम ये कम करेंगे तो हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पूरा का पूरा समर्थन दे रही है और ये सॉल्यूशन हमारे पास है। द सॉल्यूशन इज रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई, इसके रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी सब कुछ क्लियर कर दिया और सरकार कहती है किसानों को कि आप इसको करो। मैं यहाँ पे कुछ वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि समय की मर्यादा रखना चाहता हूँ, नहीं तो आप अगर यूट्यूब पे जाओ और गडकरी जी के वीडियो देखो या हमारा और एक वीडियो प्रेजेंटेशन है वो आप
हमारे बीडीए, हमारे जो कंसल्टेंट है उनसे मंगा के आप देखो, तो उसमें पता चलेगा कि सरकार इसके ऊपर कितनी जागरूक है और कितना काम कर रही है। बायो सीएनजी की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को कहते हैं सतत, सस्टेनेबल अल्टरनेट टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप कितना भी बायो सीएनजी बनाओ विद जीएसटी 48 रुपीज 30 पैसे में हम बायबैक करेंगे। मगर ये तब की रेट है जब 50-55 रुपए में सीएनजी बिकता था। आज 80, 90, 100 तक सीएनजी चला गया है। आप सोचो, अब उसको भी गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है। और अब तो ऐसी पॉलिसी आई है कि जो कंपनियां चाहे वो अपने खुद के फ्यूल पंप सीएनजी के लगा सकती है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो हम हमारे खुद के फ्यूल पंप लगाने जा रहे हैं और गवर्नमेंट भी पूरे के पूरे समर्थन में इसके है। अब हमारा मॉडल क्या है? जैसे मैंने आपको बताया मित्रों, डॉक्टर श्याम सर एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए, बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपना जीवन जिया। तो उनको ऐसा लगता था कि मैं हमारे जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या किसानों के लिए कुछ करूं। अब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री आई, उनके पास एक चॉइस थी कि वो बड़े लोगों के साथ जाके कर सकते थे, मगर उनको लगा कि किसानों के साथ करते। और किसानों के साथ अगर करना है, कॉमन लोगों के साथ करना है, तो इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट कैसे करेंगे? तो उन्होंने सहारा लिया अमूल मॉडल का। मित्रों, भारत में एक रिवोल्यूशन हम कहते हैं जो आजादी की लड़ाई थी। उसके बाद एक रिवोल्यूशन जो हुआ जिसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, जिसके कारण हम अनाज में आत्मनिर्भर हुए। फिर एक रिवोल्यूशन हुआ जिसे हम व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं। भारत अपने लिए आवश्यक दूध नहीं बनाता था और तब हम दूध का पाउडर इंपोर्ट करते थे। तब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको समझा कि इट्स अ प्रॉब्लम। और इंदिरा गांधी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नेस्ले की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने कहा वट एवर यू वॉन्ट वी विल गिव। पैसे चाहिए, जगह चाहिए, आईएएस ऑफिसर की टीम चाहिए, सब हम देंगे, हमको दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाओ। क्योंकि जैसे आज ईंधन में पैसे बाहर जा रहे हैं ना, वैसे तब दूध के पाउडर के लिए पैसे बाहर जा रहे थे। तो उन्होंने ये करने की कोशिश की, अपने पैसे अपने लोग हमको बेचेंगे और प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? बाहर की कंपनी। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा मैडम हम इसको कर सकते हैं, आप हमको समर्थन दो। बट तब इसको लगाने की क्या करेगा? तब उस समय में ना मोबाइल थे, ना बड़े फोन की सुविधा थी, इंटरनेट और ये तो कोई था ही नहीं। उस समय पे उस व्यक्ति ने 36 लाख किसानों का संगठन बनाया, उन किसानों को कनेक्ट किया, उनको गाय भैंस लेने के लिए लोन की व्यवस्था की। उन्होंने जो दूध प्रोडक्शन किया वो उस उन्होंने लिया, उसका पैकेजिंग प्रोसेसिंग किया, ब्रांडिंग किया, बेचा उन्होंने। और दैट मोमेंट इज कॉल्ड एज अमूल मूवमेंट। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसी मॉडल को डॉक्टर श्याम सर ने लिया लोगों को कनेक्ट करने के लिए। आज हम क्या कर रहे हैं? मेरे माध्यम से दूसरे, दूसरे के माध्यम से तीसरे, तीसरे के माध्यम से आप। ये एक अमूल मॉडल है, ये एक कोऑपरेटिव मॉडल है। बट इस कोऑपरेटिव मॉडल से हम कॉर्पोरेट को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको कॉमन लोगों तक जाना है, हमको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तक नहीं जाना है। इसलिए हमने पेपर में बड़ी बड़ी एडवर्टाइज नहीं दी। और हम कॉमन लोगों तक जाने के लिए थ्रू सिस्टम, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कंधे से मिलते हैं कंधे, इस तरह से हमने ये मॉडल लिया। और आज हम पूरे भारत में प्राउड के साथ कह सकते हैं वी आर द ओनली कंपनी, नॉट इन इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड, जहां पे ऑन सिस्टम 30 लाख किसान जुड़े हुए हैं। तो वी हैव प्राउड ऑफ दैट। हमारी जो टेक्नोलॉजी क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की जबरदस्त टेक्नोलॉजी। हमारा मिशन है फ्यूल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो भविष्य के ओपेक कंट्री, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री हम बनेंगे और पूरी दुनिया को हम ईंधन देंगे। क्योंकि इसके लिए जो नेपियर ग्रास के लिए जो वातावरण चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जो जमीन चाहिए, वो हमारे पास है। अमेरिका, यूरोप, चाइना, रशिया के पास नहीं है। क्योंकि जहाँ पे 4 डिग्री से ऊपर और 44 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होता है, वहीं पे नेपियर ग्रास आता है। तो जहाँ पे बर्फ गिरता है, यहाँ पे ये मुमकिन नहीं है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ये है मित्रों हमारी इंडस्ट्री। अगर इस पेज को आप समझ गए तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को आप समझ जाओगे। इंडस्ट्री 2 सेक्टर में डिवाइड है, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल फ्यूल। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वेस्ट टू एनर्जी है। ये तीनों अच्छे हैं, मैं बुरा नहीं कहूंगा इनको, बट ये तीनों चलते हैं सब्सिडी पे। जैसे सोलर की शुरुआत हुई तो 18 रुपया यूनिट गवर्नमेंट बायबैक करती थी, आज 2 रुपया यूनिट गवर्नमेंट बायबैक करती है। और सब्सिडी है तो ये इंडस्ट्री चल रही है। विंड में आप देखोगे तो बहुत सारे विंड मिल आज बंद हो रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी कचरे से बिजली भी सब्सिडी पे है। और इससे ज्यादा इसके जो कंपोनेंट है, इसके जो पार्ट्स है, वो मोर देन 80% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली हम चाइना पे निर्भर होंगे। और चाइना हमारे सैनिकों के साथ क्या करता है ये आपको पता है। चाइना हमारे लिए दोस्त नहीं है, चाइना हमारे लिए खतरा है। तो ये इंडस्ट्री अच्छी है, मगर इंडिया के लिए वायबल नहीं है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल फ्यूल। रिन्यूएबल फ्यूल की जब मैं किसी को बात करता हूँ तो लोग कहते हैं हाँ सर हमको बायोडीजल पता है। तो व्हाट इज बायोडीजल? मित्रों, शुरुआत में दुनिया में जो इंजन आए वो पेट्रोल इंजन आए।
उन इंजन बनाने वालों की मोनोपोली एक वैज्ञानिक को पसंद नहीं थी। उस वैज्ञानिक ने जो इंजन बनाया उसे हम कहते हैं डीजल इंजन। और डीजल इंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि उस वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ डीजल। और उसी वैज्ञानिक के याद में हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट होता है। और इसे कहते, उसी वैज्ञानिक ने उसी इंजन को अनाज के तेल पे चला के दिखाया था। तो दुनिया को मालूम पड़ा कि इंजन अनाज के तेल पे भी चल सकते हैं, और इसे उसे बायोडीजल कहा जाता है। बट अनाज के तेल पे इंजन चलेंगे तो लोग खाएंगे क्या? और इसलिए कॉन्सेप्ट आया अखाद्य तेल। बट अखाद्य तेल मतलब जट्रोफा ऑयल, करंजी ऑयल, इथेनॉल, मगर ये भी लिमिटेड है। और इसके कारण इसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, और इसके भी पंप बंद होने लगे। फिर लोगों ने क्या किया? तो मलेशिया और इंडोनेशिया दो ऐसे देश है जहां से हम बायोफ्यूल इंपोर्ट करते हैं, और उसमें से बायोडीजल बनाना चालू किया। मित्रों, अगर विदेश से हमने ऑयल इंपोर्ट किया और हमने उसमें से बायोडीजल बनाया, तो अल्टीमेटली पैसा कहाँ गया? हमें मलेशिया में। हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ गया? इंडोनेशिया में। आज हम गल्फ कंट्री को दे रहे, फिर हम इनको देंगे, तो हमारा क्या फायदा है? दूसरा, अगर ये महंगा होगा, क्योंकि इट इज अ ईटेबल ऑयल, अगर ये महंगा होगा तो आपकी पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद हो सकती है, और इसलिए ये अच्छा होने के बावजूद वायबल नहीं है, इसलिए नहीं चला। दूसरा है बायोगैस, जिसे हम सामान्य भाषा में गोबर गैस कहते हैं। गोबर से गैस बनता है, उस गैस को हम कुकिंग में यूज करते हैं, मगर इसका जो पावर होता है वो इतना कम आता है, जो नॉर्मल गैस में जो 15 मिनट में होता है, इसमें पौने घंटे में होता है। अब गोबर गैस में से उसको फिल्टर करके उसमें से मीथेन अलग करके उसमें से बायो सीएनजी बनाया जा रहा है। बट गोबर टेक्निकली कंटेंट 90% वाटर और 10% ड्राई मैटर, और जो पानी होता है ना उसमें से गैस नहीं बनता, गैस बनता है ड्राई मैटर से। तो ड्राई मैटर ही 10% है, तो डेफिनेटली आउटपुट भी उसका कम आएगा। उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है प्लास्टिक टू पेट्रोल। देखो, प्लास्टिक इज बेसिकली अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और उसको फिर से आप गर्म करते हो, उसको फिल्टर करते हो, तो उसमें से पेट्रोल अलग कर सकते हो। मगर कितना टन प्लास्टिक लाओगे तो कितना पेट्रोल बनोगे? और अभी तो गवर्नमेंट प्लास्टिक को भी बैन कर रही है। तो ये प्लास्टिक का सॉल्यूशन है, फ्यूल का सॉल्यूशन नहीं है। फ्यूल का सॉल्यूशन है हमारी इंडस्ट्री, बायो सीएनजी एंड क्रूड ऑयल एमसीएल टेक्नोलॉजी। बायो सीएनजी फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बायोमास एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, क्रूड ऑयल फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट एक्सेप्ट डेब्रिस, मेटल एंड ग्लास। सबसे पहले इनऑर्गेनिक की बात करता हूँ। मित्र, तीन चीज, मट्टी, मेटल मतलब धातु, और ग्लास मतलब कांच, ये तीन चीज को छोड़ के आप कुछ भी दो। मतलब क्या? प्लास्टिक, रबर, लेदर, फाइबर, थर्मोकोल, लकड़ा, कपड़ा, एनीथिंग एक रिएक्टर है, यूनिक रिएक्टर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मशीन। इसमें वो बैच वाइज जाता है और 20 मिनट में 4 टन वेस्ट को डायरेक्टली क्रूड ऑयल में कन्वर्ट करता है। इस क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं, उसमें से पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता, केरोसिन ऑयल, और जो वेस्ट होता है बिटुमेन मतलब डामर निकलता है। और ये टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, मगर ये छोटे स्केल पे वायबल नहीं है, इसलिए इसको हमने सेकंड स्टेज में रखा है। और ये अगर 100% जैसे मैंने आगे बता कन्वर्ट करेंगे, तो भी हमारी ईंधन की जरूरत के 5% ही हमको मिलेगा। तो अभी जो हमारा फोकस है वो बायो सीएनजी पे है। और वो क्यों है वो बताने के पहले मैं और कुछ आपको बताना चाहूंगा। मित्रों, आजकल दो चीजों की बहुत बात चल रही है, एक है बैटरी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, और दूसरा है इथेनॉल। पहले बैटरी को समझते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फ्यूचर है ऐसा लोग कहते हैं। मित्रों, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर फ्यूचर है तो अमेरिका, यूरोप आज तक पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां क्यों बना रहे? उन्होंने बंद कर देनी चाहिए थी। भारत भी कहता है कि हम पेट्रोल डीजल बंद करेंगे और ईवी पे आएंगे। मुझे ये बताइए मित्रों, क्या आज भारत में हर कोने में सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या? मगर मैं मानता हूं कि आने वाले 4 साल 5 साल में हो जाएगी। मगर वो बनती कैसे है? वो कोयले से बनती है। 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, कोयले से बनती है। और कोयला क्या है? कोयला भी तो प्रदूषण करता है। कोयले को निकालने के लिए आप कहाँ से निकालोगे? खदानों से निकालोगे। और ये जो खदानें हैं ये बड़े बड़े जंगलों पे नीचे है, तो पूरे जंगलों का आप नाश करोगे। तो ईवी के लिए जो एनर्जी बनानी पड़ेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी बनाओगे उतना ज्यादा यहाँ पे बैटरी के रूप में पर्यावरण को फायदा होगा, बट वहां पे तो नुकसान होगा कि वो तो प्रदूषण वाला है। अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जाते हो तो वो हमारे देश में विरोध हो रहा है, होंगे तो भी बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, इसके लिए जो चार्जिंग टाइम है वो आज 2-3 घंटा है। हमारे लोग पेट्रोल पंप पे 5 मिनट रुकने को तैयार नहीं है, तो 2-3 घंटा कैसे रुकेंगे? मगर मैं मानता हूँ कि इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और आने वाले समय में 5, 10, 15 मिनट में ये चार्ज हो जाएंगे। मैं ये भी मानता हूँ। मगर फिर भी आज ऑन रोड 15 करोड़ गाड़ियां, इसमें से लाखों करोड़ों गाड़ियां सीएनजी की है, पेट्रोल की है, डीजल की है। इसका आप क्या करोगे? जितनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आज गुड़ी पड़वा है, इतनी देर में भारत में
हजारों गाड़ियां बुकी होंगी। ये गाड़ियों को क्या ईंधन दोगे? इनकी 15 20 25 साल की लाइफ है, इसको क्या देंगे? अब ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिन्होंने रिलायंस के साथ भारत में 5,000 फ्यूल पंप लगाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उन्होंने भारत में एक सर्वे किया और उनका ऐसा कहना है कि बाय 2050 भारत के 32% व्हीकल ईवी होंगे और 68% व्हीकल जो होंगे वो होंगे अल्टरनेट फ्यूल। और उसमें मेन फ्यूल तो क्या होगा आपको पता ही है, बायो सीएनजी, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो बंद ही करना है। मित्रों, बैटरी, ये जो बैटरी है ना, इसका वर्ल्ड वाइड जो रॉ मटेरियल चाहिए, कोबाल्ट और बाकी धातु, ये भी चाइना कंट्रोल करता है। बैटरी आज चाइना से आती है। अभी पिछले 3 4 दिन में अगर आपने न्यूज में देखा होगा तो कुछ ईवी व्हीकल को आग लग गई। मैं उसको नेगेटिव नहीं, हो सकता है कहीं फॉल्ट हो, मैं इंडस्ट्री को बुरा नहीं कहना चाहता, बट अभी इसकी परीक्षा बाकी है। पहली बार जब आप बैटरी व्हीकल लेते हो ना, तब पर किलोवाट बैटरी पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। मगर दूसरी बार जब आप बैटरी उसको रिप्लेस करोगे, क्योंकि आपकी गाड़ी में अगर आज बैटरी है, नॉर्मल गाड़ी में, उसकी लाइफ कितनी है? 4 5 साल, तो इसकी भी लाइफ होगी ना। और जब आप रिप्लेस करोगे तब वो 5 7 लाख की अगर बैटरी आएगी, मुझे बताओ कौन लगाएगा? तो इसकी अभी परीक्षा बाकी है और ये अभी बहुत लंबा विषय है। कुछ 2 5% जरूर होगा अल्टरनेट फ्यूल, उसमें बैटरी भी होगी, ऐसा नहीं कि जीरो होगा, बट ये मेन कोर हमारा जो इंडस्ट्री है वो नहीं होने वाली। दूसरा बात करें इथेनॉल, गवर्नमेंट अब कह रही है कि फ्लेक्स इंजन बनाएंगे और इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे। यस, इथेनॉल डेफिनेटली एक फ्यूल रहेगा क्योंकि वो वेस्ट से बनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 2025 तक 20% पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करना। 2025 तक 20% तक पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंडिंग करना, मतलब इथेनॉल का प्रोडक्शन आज हमारे पास नहीं है, करेक्ट। और अगर इसको बढ़ाएंगे तो उसको टाइम लगेगा। समझो फ्लैक्स इंजन की गाड़ियां 6 महीने में आई, वो बिकेगी, उसका टेस्टिंग होगा, वो सक्सेस होगी, 10 15 20 साल का प्रोसेस है। मगर आज अगर आप गाड़ी लेके आओगे और इथेनॉल अगर मार्केट में नहीं है सफिशिएंट मात्रा में, तो फिर अल्टीमेटली आप इसको किस पे चलाओगे? पेट्रोल पे। तो क्या फायदा हुआ मित्रों? तो इथेनॉल की गाड़ी पेट्रोल पे भी चलती है और जो पेट्रोल पे गाड़ी चलती है ना, वो सीएनजी पे भी चलती है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि वी हैव द बेस्ट सेक्टर। इथेनॉल भी कुछ पार्ट ऑफ बिजनेस जरूर होगा, भारत के फायदे का है, भारत के हित का है, मगर जितना हम इथेनॉल का सुन रहे हैं ना, उतना सक्सेसफुल भी वो नहीं होने वाला है। 4.5 साल इस इंडस्ट्री में बिताने के बाद में ये एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। तीसरा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब कल एक गडकरी जी अच्छी गाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की लेके गए थे संसद में और उसका उन्होंने एक डेमो दिखाया। अभी ये भी R&D स्टेज पे है, अभी इसको समय आने के। मगर हाइड्रोजन फ्यूल, फ्यूल के सेल, सेल होते हैं ना, अब ये सेल में क्या होता है? आगे धातु, मेटल, ये कहां से आता है? जमीन, और जमीन के ऊपर क्या है? जंगल। जितने ज्यादा सेल बनेंगे उतना ज्यादा आपका धरती का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। बट हाइड्रोजन फ्यूल सेल डेफिनेटली भविष्य का ईंधन है, मगर 2030 40 50 के बाद, मगर वो कितना सक्सेस होगा वो भी अभी सब्जेक्ट टू है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल ट्रेंड है बायोफ्यूल का। आप सबसे ऊपर देख सकते हो, यूएस, फिर ब्राजील, फिर जर्मनी, फिर चाइना, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंडोनेशिया, कनाडा, थाईलैंड, पहले 10 में भी भारत नहीं है। जबकि सबसे पहले बायोफ्यूल हमने शुरू किया, भारत ने शुरू किया, बट अब पहले 10 देशों में नहीं, हमको लाना है यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया, हम बायो सीएनजी बना रहे हैं। बायो सीएनजी ये भविष्य का ईंधन है और ये ऑलरेडी भारत में बन रहा है। बहुत सारी कंपनियां आप गूगल सर्च करोगे तो प्राज इंजीनियरिंग है, एग्रोगैस है, प्राइमो है, आपका महसाना डेयरी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां इस पे बना रही है, सबकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। मगर मेजर जो टेक्नोलॉजी है वो है सिंगल स्टेज डाइजेस्टर, जिसे बार्क मॉडल कहते हैं, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मतलब क्या? तो एक सिंगल डाइजेस्टर टंकी होती है, उसमें काउ डंग जाता है, उसमें से गोबर बनता है, गैस बनता है, गैस को फिल्टर करके मीथेन अलग करते हैं और उसे सीएनजी की तरह यूज करते हैं। अब इससे एडवांस टेक्नोलॉजी 2 स्टेज डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी विथ जर्मनी, और उससे एडवांस टेक्नोलॉजी 4 स्टेज डाइजेस्टर हमारे पास है इस तरह की, जिसे हम कहते हैं रॉकवेल, रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस वेल, जिसे हम बायोडाइजेस्टर कहते हैं और बायो रिएक्टर कहते हैं। ये कैसे काम करती है? ह्यूमन बॉडी, आप और मैं इंसान है, हम खाना खाते हैं, खाना खाते तो हम चबाते, चबाते तो मुंह में लाड़ होती है, लाड़ में अलग बैक्टीरिया होते हैं, फिर उसको पेट में जाते हैं, पेट में एसिड्स होते हैं। बड़ी आंत का अपना अलग रोल है, छोटी आंत का अपना अलग रोल है, और जिसका जितना पाचन तंत्र अच्छा उतना उसका डाइजेशन अच्छा। इसी फार्मूला पे हमारी 4 स्टेज डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी है। नॉर्मल
बायोगैस प्लांट में 60 to 90 डे प्रोसेस को लगता है, हमको सिर्फ 17 डे लगता है, और अब हम इसको 12 दिन पे लाने वाले हैं। नॉर्मल बायोगैस प्लांट में सिर्फ काउडंग चलता है, हमको एनी काइंड ऑफ बायोमास, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, एनी कॉम्बिनेशन, एनी रेशियो चलता है, बट वो भी सफिशिएंट नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा प्रमुख रॉ मटेरियल होगा नेपियर घास, हाथी घास, जो मैंने आपको बताया। और उसको हम क्या करेंगे, तो उसको पहले कटिंग होगा, कटिंग होकर ग्राइंडर में जाके उसकी स्लरी, चिकल बनेगा, और ये स्लरी पंप से इस डाइजेस्टर में जाएगा। ये डाइजेस्टर में यूनिक बैक्टीरिया है। ये बायोसिंस कल्चर डेवलप करने को हमारे वैज्ञानिकों को 15 साल लगे, और जब वो पूर्ण रूप से डेवलप हो गया, तब 10 अगस्त 2019 को हमने पहली बार प्रोजेक्ट अलॉट करना चालू किया। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तो हम थोड़े स्लो हो गए, अब हम वापस फुल स्पीड में काम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी से हर तालुका में हम एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं कॉम्प्रेस बायोगैस सीबीजी प्रोजेक्ट, एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट, और यही प्रोजेक्ट लगाने के लिए आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, 10 अगस्त 2018 को मैं पहली बार इस प्लांट पे गया था, फिर 23 मार्च 2019 को हमारी ट्रेनिंग हुई, 16 मार्च 2020 को लास्ट विजिट की थी, फिर लॉकडाउन आ गया। उसके बाद ये प्लांट को हमने फुल्ली ऑटोमेटेड बना के, वर्ल्ड का पहला 4 स्टेज डाइजेस्टर फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट ये हमारा है। ये प्लांट हमने ऑलरेडी इनोग्रेट कर दिया है, बट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट और ऑटोमेशन सीक्रेट हम इस प्लांट को लोगों को अभी नहीं दिखा रहे, क्योंकि हमारे भी फॉलोवर है, हमको भी ऐसे लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए ये प्लांट हम आपको अभी सिर्फ इसमें दिखा रहे हैं, बट हम इस प्लांट पे जा चुके हैं, और इसी तरह का प्लांट हम हर तहसील में लगाने जा रहे हैं। ये 22 अप्रैल का, क्योंकि लॉकडाउन था तभी थर्ड वेव आया था, सेकेंड वेव आया था सॉरी, तो उसलिए तभी हमने ऑनलाइन इसका इनोग्रेशन किया था। ये शाम सर है, प्राची में मंगेश सर है। अब इस इंडस्ट्री से लोगों का रोजगार का एक चार्ट है। एमसीएल कोर बिजनेस, एमसीएल का पहला बिजनेस है बायो सीएनजी। मित्रों, बायो सीएनजी सिर्फ गाड़ियों में जाएगा ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि अल्टरनेट फ्यूल आ गया तो ये सीएनजी काम क्या करेंगे। बायो सीएनजी इंडस्ट्रियल फ्यूल में जा सकता है, बायो सीएनजी होटल इंडस्ट्री में कुकिंग के लिए जा सकता है, बायो सीएनजी आपके डोमेस्टिक कुकिंग में जा सकता है, और उसके अलावा 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी गैस से, बायोगैस से हम 3 यूनिट बिजली बना सकते हैं। तो ये मल्टीपल यूज होने के कारण इस इंडस्ट्री में कोई टेंशन लेने की हमको जरूरत नहीं है। दूसरा जो हम करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तीसरा जो है बायो पेट्रोकेमिकल, बायो प्लास्टिक, बायो रबर, बायो पेंट, ये भी आज किसानों के दिए हुए प्रोडक्ट से बनता है। और उसके बाद है एमसीएल नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट, कार्बन न्यूट्रल फ्यूल। हमारा फ्यूल प्रदूषण नहीं करता, और जो थोड़ा बहुत प्रदूषण करता है या जो वातावरण में प्रदूषण है वो नेपियर घास ले लेता है, और फिर उससे फ्यूल बनता है, तो पूरी ये पर्यावरण को सपोर्ट करता है। अब दूसरा जो मेन सेक्टर हम डेवलप करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। मित्रों, ये जर्नी में मैंने केमिकल के बारे में इतना जाना और समझा कि आज मैं जब कोई फ्रूट या वेजिटेबल को कट करता हूँ, उसके अंदर मैं जब उस फ्रूट का कलर देखता हूँ, मुझे उसके अंदर केमिकल्स दिखते हैं। हम इतना सीरियसली नहीं सोचते, मगर आज आप देखो, पहले कहीं गिने चुने लोगों को कैंसर होता था, आज कॉमनली हम कैंसर देख रहे हैं। ऐसे लोग जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं खाते थे उनको भी कैंसर हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है केमिकल्स, इसका कारण है पेस्टिसाइड। यहाँ पे मैं एक वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाए और देखें कैंसर ट्रेन। पंजाब के भटिंडा से राजस्थान के बीकानेर चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए एक ट्रेन चलती है। उस ट्रेन में सिर्फ कैंसर पेशेंट जाते हैं, और इसलिए उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि आने वाले 10-15 साल में अगर हमने इसको नहीं बदला तो घर घर कैंसर होगा। एक WHO का रिपोर्ट आया है, वो फोटो कटआउट मगर मुझे मिला तो मैं शेयर करूंगा। वो ऐसा कहते हैं कि जो प्लास्टिक की थैली में जो दूध आता है उसमें जो मिक्सिंग हो रहा है, जो डुप्लीकेट आ रहा है, उसके कारण 2025 तक भारत के 80% लोगों को कैंसर होगा। जस्ट इमेजिन, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके पास अरबों खरबों रुपये है और घर में किसी को कैंसर हो गया, क्या काम के वो पैसे सर? आप बच्चों को दूध दे रहे हो, उसमें पेस्टिसाइड, इवन माँ के दूध में पेस्टिसाइड मिल रहा है। रिसेंट रिपोर्ट है, ब्लड में प्लास्टिक पार्टिकल मिल रहे हैं। समुद्र से लेके आकाश तक हर जगह पे प्रदूषण, केमिकल, पेस्टिसाइड। क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? वी नीड टू चेंज। हमको इसको बदलने की जरूरत है, और वो हम करने जा रहे हैं। कैसे करने जा रहे हैं? आज किसान ये जानता है, आप में से कई लोग किसान होंगे, आप जानते हो कि केमिकल कितना हानिकारक है, बट मजबूरी है, प्रोडक्शन नहीं आएंगे तो क्या करेंगे?
तो उसके ऑर्गेनिक में जाने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो सपोर्ट सिस्टम एमसीएल दे रहा है। प्लस अच्छी क्वालिटी का बायो फर्टिलाइजर चाहिए विथ रिच कार्बन कंटेंट, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट। हमारी फैक्ट्री से एक तो बायो सीएनजी तो बनेगा ही बनेगा, दूसरा बनेगा बायो फर्टिलाइजर, और इसमें बायो कार्बन जो होगा वो 15 से 30% मतलब सुपर रिच, और बाकी चीजें एनपीके में जो होती है वो, तो इसके कारण प्रोडक्शन बहुत अच्छा आएगा। ये हमारे किसानों को जो हम सदस्य बनाने वाले उनको देंगे, उनसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कराएंगे, वो जब हम बायबैक करेंगे तब उसके पैसे काटेंगे। और भगवान ना करे किसी किसान को तकलीफ हुई, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हमको फर्टिलाइजर के पैसे भी नहीं किए, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनी, ये कंपनी धरती माता के लिए और किसानों के लिए बनी है। और उन किसानों का प्रोड्यूस को हम लेंगे, उसे ऐसे नहीं बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे गेहूं होते, वो गेहूं को अगर आप बेचोगे तो 18 रुपए किलो बिके जाएंगे, उसको मुंबई में आप बेचोगे तो 35 रुपए किलो बिकेगा, उसका अगर पैकेजिंग प्रोसेसिंग करके ब्रांड बना के बेचोगे तो 40 रुपए 50 रुपए किलो बेचेंगे, और अगर 2-3 रुपया खर्चा करके आटा बना के बेचोगे तो वही 60 से 70 रुपए किलो बिकेगा। तो ये हम क्यों नहीं कर सकते, ये हमारे किसान क्यों नहीं कर सकते, ये हम कराएंगे। और ये करके इस इंडस्ट्री को डेवलप करके हमारे किसानों को मैक्सिमम फायदा देंगे। तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी द अनदर बिगेस्ट इंडस्ट्री फॉर अस। समझो आने वाले 25-30 साल में हमारा बायोफ्यूल नीचे जाता है बट हमारा ऑर्गेनिक ऊपर जाएगा, तो आपको कोई चिंता करने का कारण ही नहीं। थर्ड इंडस्ट्री जो हम डेवलप करने जा रहे हैं, ये और कैटल फीड वगैरह तो है ही, बायोप्लास्टिक, बायो रबर, बायो पेंट। आपको पता होगा गडकरी जी ने रिसेंटली वैदिक पेंट लॉन्च किया, गाय के गोबर से पेंट बनता है। पेंट इंडस्ट्री 60,000 करोड़ की है, ये हम हर गांव में एमवीपी सेंटर से बना सकते हैं। बायोप्लास्टिक आज जो रॉ मटेरियल से बनता है वो एक कंदमूल होता है जो जमीन के नीचे से मिलता है, उसकी खेती भी किसान कर सकते हैं। बायो रबर, बायो बेस्ड केमिकल, ये इंडस्ट्री हम डेवलप करने जा रहे हैं। और ये सब करने को हमको हजारों लाखों लोगों की जरूरत पड़ेगी, 2, 5, 10, 20 लोगों से नहीं होगा। इसलिए हम पूरी की पूरी नेटवर्क अभी से बना रहे हैं। एमसीएल नेचर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, हर जगह का अपना एक कल्चर है, एक हेरिटेज है, एक कला है, इस कला को मार्केट मिला के देना, ये भी एक काम है। हर ग्राम पंचायत में हमारे जो सेंटर होंगे ना, वो एक दुकान होगी, और उस दुकान में ये प्रोडक्ट को भी हम प्रमोट करेंगे। भारत भर तो करेंगे ही करेंगे, विदेशों में करेंगे। और इस तरह के मल्टीपल बिजनेस होने के कारण हमारे बिजनेस को कभी कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। एक में कम ज्यादा हुआ तो बाकी में बढ़ेगा। तो आज तक इस इंडस्ट्री में किसी ने इस तरह से ना सोचा और ना किया, ये सिर्फ किसी ने सोचा तो डॉक्टर श्याम गोलप सर ने। और आज हम इस लेवल पे पहुंच गए कि कोई हमको कॉपी करना भी चाहे ना, उसको हम तक पहुंचने को और 5 साल लगेंगे, तब तक हम बहुत आगे निकल गए होंगे। एमसीएल मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड, ये हमारी पेरेंट कंपनी है। हर तालुका में जो हम फैक्ट्री लगा रहे हैं उसे हम एमबीएस, एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप कहते हैं। हर तालुका में किसानों को जोड़ने के लिए जो सिस्टम हम बनाते हैं वो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसे हम एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हर ग्राम पंचायत में जो सेंटर डेवलप होते हैं उसे हम एमवीपी सेंटर, ये हमारा सर्विस सेंटर, हमारी दुकान, ये हमारी मेंबरशिप सेंटर, ट्रेनिंग सेमिनार सेंटर होता है। ये सारी सिस्टम एक सपोर्ट सिस्टम जो आपको मेंबर बनाने में, आगे ऑर्डर लेने में सपोर्ट करेंगे, उसे हम चैनल पार्टनर सीपी कहते हैं। और उसके अलावा आपके तहसील के कंसल्टिंग टीम, एक्सपर्ट, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, सीएस, आपके साइंटिस्ट, और इस तरह के लोग जो बिजनेस करने नहीं आएंगे मगर इस मिशन को सपोर्ट करने आएंगे, ऐसे टीम ऑफ एक्सपर्ट, जिसे हम कंसल्टिंग टीम कहते हैं, इनके लिए भी हमारे पास प्रोविजन है। मित्रों, सबसे पहले आपको अगर इससे जुड़ना है तो आपको एक 10 लाख रुपए ज्वाइंट वेंचर फी देनी होती है। फिलहाल कंपनी ये चाहती है कि हमारे लोगों का ज्यादा भला हो, और इसलिए एमसीएल अपने 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल में से आपको 1 रुपी स्पेस वैल्यू के प्रमोटर कोटा शेयर 30 रुपए के भाव से आपको देखिए, जो 2 से 3 महीने में आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं। ये शेयर्स आपको आईपीओ तक रखने हैं। 3 से 6 साल में आईपीओ आएगा, तब इसका बहुत अच्छा भाव होगा। कंपनी का अंदाजा है कि कम से कम 1000 रुपए के ऊपर हम आईपीओ में आएंगे। तो 10,05,000 रुपए, क्योंकि प्रमोटर कोटा शेयर है तो प्रमोटर के अकाउंट में पैसे जाने चाहिए। और चीफ प्रमोटर है मीरा शिवाजी गोलक मैडम, मतलब सर की मदर। हम उनके अकाउंट में 10,05,000 रुपए पर्सनल अकाउंट में देते, आपके पर्सनल सेविंग अकाउंट से मीरा शिवाजी गोलक मैडम के पर्सनल सेविंग अकाउंट में पैसे जाते हैं, और एमसीएल के प्रमोटर कोटा शेयर आपको डीमेट अकाउंट में मिलते हैं। ये शेयर 33,500 शेयर होते हैं। ये जब आईपीओ आएगा, और जो सर का टारगेट है कि 1000 रुपए से आए, तो ये आपको 35 से 40 गुना रिटर्न देंगे। मतलब आपको 10 लाख का 4 से 5 करोड़ रुपया फायदा होगा। मगर हम नेगेटिव सोचना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। समझो 300 रुपया ही हुआ, सिर्फ हमने कोलार का प्लांट चालू किया, 1000 नहीं हुआ, 300 हुआ, तो भी आपको 10 गुना रिटर्न मिलेगा।
और ये रिटर्न हम बड़े बड़े इन्वेस्टरों को नहीं देना चाहते, हम हमारे परिवार को देना चाहते हैं, इसलिए आपको हम ये शेयर दे रहे हैं। शेयर के बारे में कहूंगा तो बहुत लंबा विषय, बट एक एग्जांपल देता हूँ। एमआरएफ के शुरुआती काल में एक व्यक्ति ने शेयर लिए थे, उस व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, उनका पोता उनको लाया, उसको ठीक किया, और उन्होंने फिर उसको बताया मेरे पास ऐसे शेयर पड़े। जब उन्होंने शेयर लिए थे, कुछ 55,000 रुपए के शेयर थे, जब उन्होंने पता लगाया तब वो 128 करोड़ के शेयर। पेटीएम आप सब जानते हो, पेटीएम को जब पैसे की जरूरत थी, उन्होंने अपने 40% शेयर 8 लाख रुपए में दिए थे। अभी उनका आईपीओ आया 2100 रुपए से, और शेयर चला गया 1500 रुपए पे। तो लोग कहते हैं नुकसान हुआ, बट ये सोचो कि जिन्होंने 10 रुपए से शेयर लिए थे उनको क्या हो, 10 रुपए का 1500 रुपया, 2000 रुपया। ये मौका आपको मिले, इसलिए कंपनी एमसीएल प्रमोटर कोटा शेयर आपको दे रही है, बट ये एनी मोमेंट बंद हो सकता है। मैं इसके बारे में कोई आपको डेफिनेट टाइम नहीं बता सकता, बट हाँ, अभी जो लोग अप्लाई कर देंगे उनको वो रहेगा, बंद होने के पहले फाइनल एक कॉल आएगा, और ये शेयर आपको भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। दूसरा काम आपको करना है, 10 एकड़ जमीन इस फैक्ट्री के लिए चाहिए, जिसके लिए फैक्ट्री की सारी रिक्वायर्ड परमिशन, लाइट का प्रोविजन और 315 केवीए का ट्रांसफार्मर का प्रोविजन, मतलब आपकी क्षमता 10 लाख देने के बाद और 20, 25, 30 लाख रुपए आप या आपके पार्टनर को लेके अरेंज करने की होनी चाहिए। इसके बहुत सारे रास्ते, ये आपको आपके वीडियो बताएंगे कैसे कैसे आप कर सकते हो। और ये जमीन विद फैक्ट्री परमिशन आपको आपकी कंपनी के अंडर रेडी करनी है, जिसे हम एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप यानी आपकी कंपनी होगी। एक किसान उत्पादक कंपनी बना के उसमें 15,000 किसानों को जोड़ना है, जिसके बारे में मैं आगे बताता हूँ, और एमवीपी के बारे में आगे बताता हूँ। 10 लाख ज्वाइंट वेंचर फी आपको बता दिया मैंने, शेयर का बेनिफिट बता दिया, परमिशन इंडस्ट्रियल एनए, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग अप्रूवल, स्टेट पॉल्यूशन, फायर सेफ्टी, पेट्रोलियम। आज हमारे 40 प्रोजेक्ट ऐसे जो ये सारी परमिशन, इसमें से मेजर परमिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ पैसों की परमिशन हमारी बाकी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया है। अब बात करता है कि तालुका में हमको जो किसान उत्पादक कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है और 15,000 किसानों को जोड़ना है, तो ये क्यों जोड़ना है? व्हाट इज एमपीओ, व्हाट इज एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये किसानों का एक संगठन है, और इस संगठन को हम हर तहसील में बना रहे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। भारत में बिजनेस करने के दो मॉडल है मित्रों, एक मॉडल है कॉपरेटिव और एक है कॉर्पोरेट। ये दोनों के कुछ अच्छे पॉइंटों को लेकर जो कॉन्सेप्ट बना है वो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट या प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट। इसका अपना एक अलग नियम है, जैसे कि इसमें आपके पास 51% स्टेक भी रहा ना, तो भी आप उसके मालिक बन के नहीं रह सकते। एक व्यक्ति एक वोट। भारत सरकार ने पिछले बजट में अनाउंस किया था 10,000 एफपीसी बनाने। क्यों? क्योंकि ये किसानों की कंपनी है, किसानों के लिए, किसानों के द्वारा, किसानों से वो मेंबर बना के पैसे कलेक्ट करती है, उस पैसे से किसानों के भले के काम करती है, चाहे वो उनका माल खरीद के मार्केट करना, गोडाउन बनाना, सारे काम। ये काम तो हम भी करेंगे, मगर हम इसके अलावा किसानों से बायोमास फार्मिंग कराएंगे, किसानों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कराएंगे। अब ये सब करने में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक सीड, कुछ बहुत सारे सपोर्ट हम उनको देंगे। अब ये जब देना है तो ये किसान हमसे जुड़े हुए तो होने चाहिए ना। बायोमास फार्मिंग शुरुआत में 50 से लेकर 5,000 लोगों तक होगा, मगर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो सबके साथ होगा, देयर इज नो लिमिट। इसके अलावा 500 से लेकर 2,500 लोगों को तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये एम्प्लॉयमेंट कंपल्सरी हम इन मेंबरों को देंगे। इसके अलावा हर किसान को एक डिस्काउंट कार्ड दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किसान कंपनी के मेंबर बने, आपको डिस्काउंट कार्ड मिला, और आप भारत भर में कहीं भी एमसीएल के कोई आउटलेट पे या पंप पे जाते हो और आपको 1-2% ही डिस्काउंट मिला, तब आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? आप मेंबरशिप के पैसे कितनी बार भरोगे बताइए? एक बार ना। डिस्काउंट कितनी बार लोगे बताइए? अनेक बार? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता। एक बार लेना चाहिए ना, नहीं, अनेक बार लोगे, लाइफ टाइम लोगे। और मेंबरशिप भी कितनी पता है? पहले हम 500 रुपया लेते थे, क्योंकि सरकारी नियम है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसे हम एमपीओ कहते हैं, एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जुड़ने के लिए उस किसान को कुछ ना कुछ निवेश करना पड़ता है। तो 250 रुपया प्रोसेसिंग फी और 10 रुपए के 25 शेयर, 250 रुपया शेयर फी, इसे हम मेंबर बनाते थे। हमारे पास किसान आए कि सर हम घर के 5 लोग जुड़ना चाहते हैं, 2,500 रुपया हमको महंगा पड़ रहा है, हमको इस पैसे से कोई मतलब नहीं है, ये पैसे एमसीएल लेती भी नहीं है, ये आपकी किसान उत्पादक कंपनी में ही रहते हैं, वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निवेश होते हैं, 30% पहले निवेश होते हैं, वो पैसे से आप आपके फार्मर को आपकी फैक्ट्री का काम में यूज कर सकते हो। उसका कुछ नियम है, उसकी कुछ सिस्टम है, वो आगे बताऊंगा मैं जब आप लोग हमसे जुड़ जाओगे। तो ये समझो आपने 50 लाख का कलेक्शन किया और उसके 30% मतलब 15 लाख रुपए आपको आए, तो जो पानी का प्रोविजन करना है, जो एनए करना है, जो आपको इलेक्ट्रिक प्रोविजन करना है, उसमें आपको हेल्प होगा।
और उन किसानों को उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जितना उनका निवेश आएगा उतने शेयर्स देने का, उनको पार्टनर बना रहे हम हमारी फैक्ट्री में। पहली बार किसी ने सोचा है दोस्तों कि किसान भी किसी फैक्ट्री के पार्टनर बनेंगे, ये एमसीएल ने किया है। और ये डिस्काउंट कार्ड का फायदा भी आपको मिलेगा। ये सबसे अधिक एमसीएल डिविडेंड देगा, बाकी करेगा 20% सीएसआर फंड। मित्रों, सरकारी नियम है, कोई भी कंपनी जो 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर करती है उसे 3% सीएसआर फंड करना होता है, मगर लोग वो भी करते नहीं, उसमें भी सेटिंग होते हैं। एमसीएल आजीवन एमसीएल के अपने प्रॉफिट का 10% आपका प्रॉफिट रहेगा, 2% का प्रोविजन रहेगा किसान उत्पादक कंपनी एमपीओ के लिए, डिपेंड अपॉन देयर इन्वेस्टमेंट। और 88% एमसीएल के पास जो है उसमें से वो फंड अरेंज कर रही है, बाकी चीजें कर रही है, बट उसमें का 20% आजीवन एमसीएल उस तालुका के विकास के लिए और किसानों के लिए भले के लिए खर्च करेगी। शुरुआत में वो 2 करोड़ से लेके धीरे धीरे 20 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपए सालाना होंगे। कौन सी चीज होगी जो हम हमारे तालुका में नहीं कर सकते? हम लाइब्रेरी बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, अच्छे रास्ते बना सकते हैं। किसान के बेटे पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, मगर आप ऐसे किसानों को जानते होंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि पैसे नहीं थे। अगर ऐसे कुछ बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी और वो पढ़ लिख के बड़े हो गए तो उनकी 7 पीढ़ी का भला होगा। किसानों के बच्चे ही है ना हमको ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिला रहे, मगर उनके पास सुविधा नहीं है। हर तालुका में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये सब काम हम अपने फंड से करेंगे, हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के करेंगे, सरकारों के साथ मिलकर देश का और राज्य का और तालुका का विकास करेंगे। ये है आपका जो 10% रहता है मित्रों, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट जो है वो फैक्ट्री का 10 करोड़ प्लस का शुरुआत में 10 टन पे है। जब 100 टन पे जाएगा मल्टीपल फैक्ट्री के साथ, तब वो बढ़ेगा। तो आपके हिस्से में कम से कम पहले 4-6 महीना प्लस माइनस हो सकता है, बट एक बार फैक्ट्री सेट हो गई मिनिमम 1 करोड़ रुपया आपके हिस्से में प्रॉफिट आएगा, और ये धीरे धीरे आते ही रहेगा। आपकी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो अलग है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके अंदर आप फार्मरों को जोड़ोगे, जिसके अंदर आप सारी जमीन अरेंज करके परमिशन लोगे, उसमें एमसीएल 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, 88% स्टेक लेगी, और भविष्य में 1 रुपये फेस वैल्यू के 50 करोड़ शेयर की कंपनी बनेगी, और 5 से 8 साल बाद वो कंपनी भी आईपीओ में जाएगी। 1 टन से प्रोडक्शन चालू होगा 1 रुपया वैल्यू, 100 टन पे प्रोडक्शन जाएगा 100 रुपया वैल्यू, 200 टन पे जाएगा 200 रुपया वैल्यू, और तब हम जब आईपीओ में जाएंगे तब वो कंपनी आपकी लोकल कंपनी 5000 करोड़ वर्थ की बनेगी। और 10% किसका है मित्रों? आपका है। तो आप कितने वर्थ हुए? 500 करोड़ रुपए। ये सारा रोड में रेडी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। स्टॉक मार्केट में जितनी कंपनी लिस्टेड है ना, वो सारी कंपनियों ने इसी तरह से काम किया है। अब बात करते हैं एमवीपी सेंटर। हम हर ग्राम पंचायत में एक सेंटर डेवलप कर रहे हैं जिसे हम एमवीपी सेंटर कहते हैं। ये एमवीपी सेंटर एमसीएल की दुकान है। जब सुपरमार्केट के कॉन्सेप्ट शुरू हुए तब शहरों में बने बिग बाजार, उसका एक छोटा रूप आया तालुका लेवल पे डीमार्ट, और उसी का छोटा रूप है हर ग्राम पंचायत लेवल पे एमवीपी सेंटर। ये एमवीपी सेंटर एमसीएल का सुपरमार्केट है। यहाँ पे हर एमसीएल के प्रोडक्ट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बिकेंगे, और ये इसके लिए 25-50 लाख रुपए का निवेश भी लगेगा। ये निवेश आपको नहीं लाना है, आपको कोई लोन नहीं लेनी है, आपको कोई कर्जा नहीं करना है, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई जमीन मॉर्गेज नहीं करनी है। ये पैसा एमसीएल इन्वेस्ट करेगी। आपके यहाँ पे बायोमास फार्मिंग होगा, वो फार्मिंग को आपको प्रोत्साहित करना है। सबसे पहले एमसीएल उसको डायरेक्ट खेतों से उठाने की व्यवस्था करेगी। जहां पे वो शक्य नहीं होगा वहां पे किसान एमवीपी तक लाके देंगे, एमवीपी से एमसीएल उसको ले लेगी। अगर कहीं पे वो भी शक्य नहीं हुआ हो, एमवीपी को करना पड़ा, तो उसके अलग से पैसे मिलेंगे। हर एमवीपी सेंटर शुरू में 25-30 हजार से लेके आगे जाके डॉक्टर शाम सर ने यहाँ तक सोचा है कि हर एमवीपी सेंटर में एक 5 से 10 टन की फैक्ट्री लगे, और इसका सारा निवेश एमसीएल करेगी, तालुका एंटरप्रेनर को साथ में लेके करेगी। तो आपके पास 25,000 से लेके 5 लाख तक हर महीने कमाने का मौका है, मगर इसको 18 से 24 महीने लगेंगे, क्योंकि आज काम चालू होगा, फैक्ट्री का आप मेंबरशिप करोगे, परमिशन लोगे, 6, 8, 10, 12 महीने उसमें लगेंगे, कंपनी को 8 से 12 महीने लगेंगे। तो मैक्सिमम टाइम टू स्टार्ट प्रोडक्शन फ्रॉम योर फैक्ट्री 24 मंथ, ठीक है। और ये वेटिंग पीरियड है। तो आपको इसमें ज्वाइंट, आपका एमवीपी बुक करने के लिए क्या करना है, या करवाने के लिए 1.5 लाख रुपए ज्वाइंट वेंचर फी देनी है। जैसे तालुका वाले को 10,05,000 देके उसके शेयर मिल रहे, वैसे क्योंकि वेटिंग पीरियड है इनका, वेटिंग पीरियड है आपका, तो वेटिंग पीरियड का बेनिफिट आपको शेयर दे रहे।
ये शेयर 1.5 लाख रुपए में 5,000 शेयर आपको प्रमोटर कोटा में मिलेंगे। नंबर 2, आपके पास आधा एकड़ आपका या आपके परिवार में किसी का लैंड का प्रोविजन होना चाहिए, जिसमें वो सेंटर डेवलप होगा, उसका तार कंपाउंड इलेक्ट्रिक प्रोविजन आपको करना है नॉर्मल। 2 एकड़ जमीन आपकी खुद की या किसी और की, जिसमें जब हम बताएंगे तब नेपियर घास का डेमो फार्मिंग करना है। डेमो फार्मिंग करने के लिए तालुका वाले को जो सीड है वो तालुका वाले आपको देंगे, और तालुका वाले को कैसे करना है वो हम बताएंगे। और रोड कनेक्टिविटी उसको होना चाहिए, क्योंकि माल आएगा जाएगा। तो इस तरह के एमवीपी सेंटर हमको हर ग्राम पंचायत में डेवलप करने हैं। इट्स अ ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोडक्ट, वेस्ट टू बायोमास, एमसीएल बायोफिल स्टेट, कनेक्शन सेंटर, डेमो फार्मिंग, नर्सरी, ट्रेनिंग, ये सारे मल्टी ब्रांड शोरूम, ये सारा काम एमवीपी सेंटर के थ्रू होगा। मित्रों, आप सब जानते हो कि एक समय था जब भारत विश्वगुरु था। दुनिया का 60% बिजनेस भारत कंट्रोल करता था। भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए और फिर आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? हमारा सोना लेके गया, सब कुछ लेके गया? नहीं, वो हमारी खेती बर्बाद करके गए, हमारे किसानों को खराब करके गए, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था उनकी कॉटन इंडस्ट्री के लिए। तो उन्होंने पूरा हमारा सब रोड में बदल दिया। उसके पहले हमारा तालुका, हर तालुके आत्मनिर्भर थे, आज नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 आज भी भारत में है। आज भी अनेक कंपनियों को आप देख सकते हो जो भारत से बाहर पैसे लेके जा रही है। मित्रों, मेरा एक सवाल है आप लोगों, जितनी भी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही है, चाहे वो अनाज हो, बिस्किट हो, चाहे वो फरसान हो, चाहे साबुन शैम्पू हो, इसका रॉ मटेरियल कौन देता है? किसान ना। आपके खेतों से रॉ मटेरियल जाता है। जब आपके खेतों से रॉ मटेरियल जाता है तो वो कंपनी अरबों खरबों के प्रॉफिट कर रही है, आप क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि किसान के पास होल्डिंग पावर नहीं है, मार्केटिंग पावर नहीं है, प्रोसेसिंग पावर नहीं। यही हमको करना है, और ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 को भारत से बाहर निकालना है। अर्थात हमको इतना स्ट्रांग बनना है कि हम दुनिया में जाके बिजनेस करें। ये काम एमसीएल कर रही है। हमारी पॉलिसी है 1 एंटरप्रेन्योर 1 तालुका। एक बार हम तालुका में एक व्यक्ति के साथ टाइप कर देते हैं और वो अच्छे से काम करता है, तो उस तालुका में हम दूसरा एंटरप्रेन्योर नहीं लेते, बट एमवीपी में वो प्रोजेक्ट करके काम कर सकते हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर ने देश को आजाद कराने के लिए काम किया, अब अपना टर्न है। आज हम कैसे लोग देख रहे हैं? आज हम विजनरी लोग देख रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे झांसी की रानी, ऐसे अनेक लोगों ने हमारे देश के लिए काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जब 16 साल के थे ना, तब उन्होंने सपना देखा था कि मेरा राज्याभिषेक होगा और इस तरह से हिंदू स्वराज्य की स्थापना करूंगा। तब उनके पिताजी उनके लिए काम करते थे, जिनके सामने उनको लड़ना था। ना सेना थी, ना शक्ति थी। मावड़, मतलब उस तालुका को मावड़ा प्रदेश कहते हैं, और वहां के किसान, उनके दुम पे उनको लड़ना था। और उन्होंने वो विजन देखा, उन मावड़ाओं ने उन पर विश्वास किया। आज हम इंजिन देख रहे, आज हम बोगी नहीं देख रहे, आज हम विजनरी लोगों को देख रहे। आज ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं जो विश्वास करके सोच समझ के आ सकते हैं, जैसे हम आए और आज 650 लोग आए। आने वाले समय में जब सब दिखेगा तो पूरी दुनिया आएगी, मगर आज जो आएगा ना, वो सच्चा सिपाही है, वो विजनरी है। और ऐसे लोगों के लिए एमसीएल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, कुछ जनरल प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न और उसके जवाब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाउ डू कंपनी विल अरेंज बिग फंड? एक प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़, 200 के लिए 10,000 करोड़, 2,000 के लिए 50,000 करोड़, इतना पैसा कैसे आएगा? मित्रों, सबसे पहले ये समझते कि कोई भी इंडस्ट्री को फंड कैसे आता है। कोई भी इंडस्ट्री को फंड तब आता है जब उसमें प्रॉफिट हो। आज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और उसमें एक रिफाइनरी लगती है ना, तो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ आता है। और अगर हमको पूरी 3,000 प्रोजेक्ट लगाने हैं ना, तो हमको 1.5 लाख करोड़ चाहिए। तो एक रिफाइनरी से भी कम फंड हमको चाहिए, और इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े फंड अवेलेबल है। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी बैंक तब किसी इंडस्ट्री को फंड देती है जब उनको ये लगे कि उसमें रॉ मटेरियल है, वो प्रोडक्ट बन सकता है और प्रोडक्ट सेल हो सकता है। तो हमारा प्रोडक्ट बनाने की टेक्नोलॉजी सेट एंड एस्टैब्लिश है। रॉ मटेरियल चाहिए उतना हमारा किसान दे सकते हैं, और प्रॉफिट डिमांड अनलिमिटेड। तो इसके कारण इस इंडस्ट्री को फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दो ऐसे बैंक है जो इस प्रोजेक्ट को, सीबीजी कैटेगरी प्रोजेक्ट को 7% फ्लैट इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी हमारा फंड रेडी है, और सिर्फ हमने उसको अभी डिक्लेयर नहीं किया। आने वाले 4-5 महीनों में सबको पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो फंड इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दिस इंडस्ट्री। वो डॉक्टर श्याम सर और एमसीएल का कंसर्न है, वो लोग कर रहे हो, वो उन्हीं को ऊपर छोड़ देते हैं। इन केस वॉट इफ कंपनी कैन नॉट सेटअप प्लांट, अगर कंपनी प्लांट नहीं लगा पाई तो क्या? मित्रों, प्लांट
क्यों नहीं लगेगा? टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो नहीं लगेगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो नहीं लगेगा, और पैसा नहीं होगा तो नहीं लगेगा। तो ये तीनों चीज सेट एंड एस्टेब्लिश है, तो लगना तो है ही, मगर बहुत बहुत तो क्या हो सकता है, 4, 6, 8, 12 महीना आगे पीछे हो सकता है। इस चीज की मानसिक तैयारी आपको रखनी है। कोई भी चीज में चैलेंजेस आ सकती है, तो यही आपको ध्यान रखना है। हाउ मच टाइम विल इट विल टेक फॉर फैक्ट्री टू रन? आपका रोल है आपकी कंपनी के अंदर जमीन अरेंज करके सारी परमिशन लेना, वो लीज जमीन भी चलेगी, लीज आपको देना है, और एक फार्मर प्रोड्यूसर के अंदर 15,000 किसानों को जोड़ना। समझो आपने 6 महीने में कर दिया, तो अगले 12 महीने में कंपनी आपकी फैक्ट्री रनिंग कर देगी। आपने 12 महीने में किया तो कंपनी को 12 महीने ही लगेंगे, इसलिए हायर टाइम इज 24 मंथ, उसको 18 महीने तक भी हम ला सकते हैं। Do 15,000 member is compulsory, and what will be the use of share and membership money, and how to make 15,000 members? 15,000 किसान जरूरी है कहा? हाँ, भविष्य में विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आने वाली है, वो हमारे किसानों को फायदा नहीं करेगी, एक्सप्लॉइट करेगी, और इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को पहले जोड़ना चाहते हैं। उनके जो शेयर के पैसे आएंगे वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निवेश होंगे, उनको उसका डिविडेंड और बेनिफिट जाएगा, और वो पैसे आपको आपकी फैक्ट्री की परमिशन और उसमें काम आएंगे। और उसके अलावा उनको जोड़ने के लिए हमने एक व्यवस्था रखी है, चैनल पार्टनर और एमवीपी सेंटर। हर एमवीपी सेंटर को आप टारगेट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके तालुका में 50 ग्राम पंचायत है, आपको 15,000 बड़ा लगता होगा, अरे 15,000 कैसे जोड़ूंगा, मगर एक ग्राम पंचायत में अगर 2,000 लोग हैं और 300 लोगों को जोड़ना है, देन इट इज इजी। 50 ग्राम पंचायत को 300 का टारगेट दिया तो 15,000 हो गए। अगर एमवीपी वाले नहीं करते तो चैनल पार्टनर नाम की एक व्यवस्था है, ये ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। इनको शुरुआत में तो हम बहुत कुछ नहीं दे सकते, मगर आगे इनको जॉब चाहिए तो जॉब मिलेगा, इनको प्रायोरिटी है हमारे अलग अलग एजेंसी में चाहिए तो वो मिलेगा, इनके लिए रॉयल्टी का भी प्रोविजन है। ये चैनल पार्टनर हर ग्राम पंचायत में 1-2 व्यक्ति को जोड़ सकते हो, जो कोई भी युवा, बच्चा, लड़का, लड़की, बुजुर्ग, कोई भी सोशल वर्कर, कोई भी हो सकता है, आशादाई वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, पुलिस पाटिल, और ये लोग आपको मेंबर बनाने में मदद करेंगे, और इनके द्वारा आप ये टारगेट कर सकते हो। कैन वी विजिट डेमो प्लांट? जैसे मैंने आगे बताया, हम लोग गए प्लांट पे, बट आज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट और ऑटोमेशन सीक्रेट कुछ समय तक हम प्लांट नहीं दिखा रहे, बट आने वाले समय में आज 250 प्लांट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से 40 प्लांट का काम शुरू हो गया है। आने वाले कुछ महीनों में आपको आपके खुद के एरिया में प्लांट देखने को मिलेंगे। सम मोर क्वेश्चन, हाउ डू वी विल सेल द प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे मित्रों? ये लोकल कंपनी में आप बॉस हो, आप मालिक हो, कंपनी को एक व्यक्ति चाहिए जो सारी जिम्मेदारी ले, वो आप हो, मगर प्रोडक्ट बेचने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मगर देर इज अ सिस्टम, वो सिस्टम इसको बेचेगी। तो ऐसा नहीं है कि गैस बना तो बेच के आओ, वो बाय डिफॉल्ट बिकेगा, उसकी व्यवस्था हमने अभी से करके रखी है। हाउ डू वी विल हैंडल अवर डे टू डे वर्क ऑफ फैक्ट्री? आपकी कंपनी में सीए होंगे, सीएस होंगे, सारे कोई होंगे, उस कंपनी में से सारा खर्चा, सारी सैलरी, सारे एक्सपेंसेस जाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका नेट 10% आपको दे दिया जाएगा, अप टू 2% का डिविडेंड फार्मर प्रोड्यूसर को दे दिया जाएगा, जितना उसका इन्वेस्टमेंट होगा वो हिसाब से, और 88% एमसीएल का है, उसमें से 20% सीएसआर फंड है, और बाकी हमारे लोगों के लिए रॉयल्टी का प्रोविजन है। एमसीएल ये कहती है, डॉक्टर शाम सर ये कहते हैं कि जो बचेगा ना वो सब हमको दे देना, हमको हमारे लिए काम नहीं करना। हमारी जरूरत ही कितनी है सर? 10, 20, 25, 50 करोड़ ना, और क्या लगता है इंसान को जिंदगी में? बाकी सबको धरा का धरा रह जाता है। तो ये शाम सर का विजन है। तो ये एक व्यवस्था है जो कंपनी, आप और हम सब मिलके करेंगे। व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंटेशन? मित्रों, सबसे पहले आप जब जुड़ते हो तो एक शेयर फॉर्म होता है, एक एमपीएफ फॉर्म होता है, एमबीएस फॉर्म होता है, एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, एक एमओयू होता है। जब आप आपकी कंपनी फॉर्म कर लेते हो, दोनों फार्मर प्रोड्यूसर और आपकी प्राइवेट लिमिटेड यानी एमबीएस और एमपीओ, और उसके अंदर मेंबर और जमीन कर लेते हो, उसके बाद एक आपका डेफिनेट एग्रीमेंट होता है। 10 अगस्त को हमने 46 डेफिनेट एग्रीमेंट किए, और उसके बाद लॉकडाउन आया तो हम प्रोग्राम नहीं कर चुके, बट 200 लोगों के एग्रीमेंट लगभग जा चुके हैं, और अभी उनको कॉपी मिलने वाली है। 46 लोगों का हो चुका है। व्हाट इज कंपनी स्ट्रेंथ? मित्रों, कंपनी की स्ट्रेंथ है मॉडल, बिजनेस मॉडल और टेक्नोलॉजी। मित्रों, जो व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी है ना, उनको सब कुछ मिल जाता है, और हमारे पास हमारी अपनी, भारत की अपनी यूनिक 4 स्टेज डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी और यूनिक बायोसिंस कल्चर, मतलब बैक्टीरिया कल्चर है, और यही हमारी ताकत है, और इसके कारण वी आर द बेस्ट। व्हाट इज द रिस्क फैक्टर इन एमसीएल बिजनेस? एमसीएल बिजनेस में रिस्क क्या है? मित्रों, रिस्क 2 प्रकार के देखता हूं मैं, एक विजिबल दिखने वाला, और एक अनविजिबल मतलब न दिखने वाला। किसको पता था कोरोना आएगा? पता था किसी को? मगर कोरोना आया, बहुत लोगों को प्रॉफिट हुआ, बहुत लोगों को लॉस हुआ। किसको पता था यूक्रेन में कि यूक्रेन और रशिया का इस तरह से युद्ध हो जाएगा? समझो किसी व्यक्ति की यूक्रेन में होटल है,
और उसके ऊपर बम गिर गया तो वो तो कलेप्स हो गया ना। इसे कहते हैं अनसीन रिस्क। ऐसा कोई अनसीन रिस्क आता है तो हमारा बिजनेस फेल नहीं होगा, डिले हो सकता है। कोरोना आ गया तो हमको जो 2019 में करना था वो हमने 2022-21 में किया, नहीं तो हमने अभी तक प्रक्रिया रेडी करके स्टार्ट कर दी होती। तो ऐसा हो सकता है। तो दिखने वाला रिस्क क्या है, तो मैक्सिमम बहुत कुछ डिफिकल्टी आई, बहुत इश्यूज आए, बहुत चैलेंजेस आई। 8, 10, 12 महीना प्रोजेक्ट प्लस माइनस हो सकता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बी कॉन्फिडेंट फॉर दैट। अब जब आप मन बनाओगे कि आपको इस प्रोजेक्ट को करना है, जब आपके 10,05,000 100% रेडी होंगे, अगर हमारे कंसल्टेंट को लगता है तो आपसे वेरीफाई भी करेंगे कि आपके अकाउंट में वो पैसे है कि नहीं। उसके बाद एक आपका गूगल फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू एमसीएल के डायरेक्टर या वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं। आज का इंटरव्यू रेशियो ऐसा है कि 100 में से मुश्किल से 10 लोग सिलेक्ट होते हैं। 90 लोगों को हाथ जोड़ दिया जाता है कि सर आप या तो एमवीपी कीजिए या तो हमारे साथ भविष्य में और कुछ कीजिए। अब इसमें क्या देखा जाता है इंटरव्यू में, सबसे पहले देखा जाता है उस व्यक्ति का प्रेजेंटेशन। अगर आप मोबाइल से 55 करोड़ की फैक्ट्री के लिए मोबाइल से उस मीटिंग को इन कर रहे हो तो नहीं चलेगा। यू शुड ज्वाइन दैट मीटिंग विद लैपटॉप। आपका कॉन्फिडेंस, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो देखा जाता है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है। आपका सोशल एंगल, कभी समाज के लिए आपने कुछ किया भी है क्या कि नहीं किया है, वो देखा जाता है। आपका विजडम, आपकी सच्चाई, उसको देखा जाता है। आपकी विजन और मिशन की क्लियरिटी देखा जाती है। वाई यू आर कमिंग इन एमसीएल, क्या जरूरत है आपको एमसीएल में आने की, वो देखा जाता है। आपकी लाइफ जर्नी, अगर आपकी लाइफ जर्नी में अप एंड डाउन है तो बहुत अच्छी बात है, उसको देखा जाता है। ये सारे एंगल पे तोलने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। और अगर सिलेक्ट होते हो, यू आर द लकीएस्ट पर्सन, लेट मी टेल यू। शायद आपको पता नहीं होगा कि आज लोग क्या क्या कर रहे हैं जुड़ने के लिए। कोई पार्टनरशिप देने को तैयार है, कोई दूसरे को इंटरव्यू पे बुला के उसके साथ पार्टनर बनने को तैयार है। इस तरह से काम हो रहे। तो जिनको इसकी वैल्यू पता चल गई है ना, वो लाइन लगा के बैठे। महाराष्ट्र में 300 प्रोजेक्ट हम बुक कर सके, सिर्फ नागपुर वेट में थोड़ा सा बाकी है। तो महाराष्ट्र में आज कोई हमारे पास मिनिस्टर भी आया ना, हम नहीं दे सकते। 3 सिटिंग राज्यसभा सांसद उन्होंने प्रोजेक्ट बुक किए इंटरव्यू देके। 6 एमएलए ने बुक किए, 12 साइंटिस्ट ने बुक किए, 40-50 उद्योजक ने बुक किए। मगर मेजर पीपल आर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड फार्मर। ये हमारा मेन कैटेगरी है। तो ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी तैयारी करो। जब तक तैयार ना हो आगे ना बढ़ो। फंड रेडी करो, सीखो, समझो, जानो। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हो जिसके जवाब ना हो तो पूछो और उसके बाद आगे बढ़ो। इट्स अ टाइम टू ओपन अवर आईज। पूरी दुनिया जल रही है, बर्बाद हो रही है। हमको अब हमारी आंखें खोलनी चाहिए। वी आर टू लेट, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं मित्रों। पूरी दुनिया सॉल्यूशन की तरफ देख रही है और सॉल्यूशन हमारे पास है। वी हैव द ओनली सॉल्यूशन। इट्स मोर देन द बिजनेस। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये धरती माता की प्रति अपना कर्ज निभाने का समय है। ये भारत माता के प्रति अपना कर्ज निभाने का समय है। ये हमारे देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए कुछ कर दिखाने का समय है। वी हैव नो वर्ल्ड, हमारे पास एक ही पृथ्वी है और हमारा किसान हमारी ताकत है। हमारा किसान हमारा बैकबोन है। और ये एक मिशन है। जैसे एक ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, एक व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, ये एमसीएल रिवोल्यूशन है। भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और हर तालुका को सुजलाम सुफलाम तालुका बनाना। तालुका का माध्यम से जिला, जिले के माध्यम से राज्य और राज्य के नीचे फिर से एक मजबूत भारत का निर्माण करना। अगर आप क्रिकेट में हो तो सचिन तेंदुलकर की तरह आपको सोचना चाहिए। अगर आप फिल्म में हो तो अमिताभ बच्चन की सोच होनी चाहिए। आप बिजनेस में हो तो रतन टाटा की सोच होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को ऐसा सोचते हो तब आप एमसीएल में आ सकते हो। और एमसीएल की पॉलिसी है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। और इसीलिए इंटरव्यू होते हैं। कोई बहुत करोड़पति है, पैसे वाला है, इसलिए एमसीएल में सिलेक्ट नहीं होता। उसका विजन, मिशन, क्लियरिटी, उसका पूरा का पूरा देखा जाता है और तब उसे दिया जाता है। और मेजर, वी आर प्राउड टू से 95% प्लस किसान हमारे साथ है, किसान हमारे एंटरप्रेन्योर है। ये कुछ चीजें मैं हमारी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। 27 दिसंबर 2021, मतलब पिछले साल, हिमाचल में राइजिंग हिमाचल करके एक वेबिनार हुआ। इस वेबिनार में एक सेमिनार हुआ, फंक्शन हुआ, जिसमें हमारी एकमेव कंपनी इंडीग्राम बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड जो हिमाचल में हमने टाइप की है, उसके लिए हम गए थे। वहां की सरकार के साथ एमओयू हुए इन प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी।
आप इस फोटो में जो बीच में खड़े हुए देख रहे हो एक फोटो में, वो मोदी जी है, और वहां पे वो एमओयू हमारे साइन हुए गवर्नमेंट के साथ हमारे प्रोजेक्ट के लिए। और 10 दिन पहले अंडर लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने और कैबिनेट ने उसको अप्रूवल भी दे दिया। ये प्रेजेंटेशन देने में खुद गया था, मेरे साथ भरत पाचानी सर, कमलेश सेन सर, हमारे प्रकाश मंगने सर, मेरे श्याम शंकर उपाध्याय मेरे सीनियर, मेरा भतीजा करण, और उसके साथ साथ अशोक कंथारिया सर, हम पूरा टीम ने मिलकर इसको किया था। और वी आर प्राउड टू से कि हमको गवर्नमेंट ने माना, जाना, समझा और सक्सेस दिया। आप सोचो, गवर्नमेंट अगर हमारे साथ एमओयू कर रही है तो कुछ तो दम होगा ना हमें, ऐसे थोड़ी हो रहा है। उसके बाद इन्वेस्ट इन राजस्थान प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ 5,000 करोड़ के एलओआई और 1,500 करोड़ के एमओयू हमने साइन किए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारे कमलेश सेन सर है जिन्होंने वहां पे लीड किया। इस फोटो में आप शिव कुमार नामा सर को देख सकते हो, मेहरा सर को देख सकते हो, हमारे दूसरे नामा सर को लोकेश गुप्ता सर को देख सकते हो। इन लोगों ने इनिशिएटिव लेके राजस्थान में, और राजस्थान ने इतनी फैसिलिटी दी है, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वहां की सरकार को कि वहां पे लैंड कन्वर्जन चार्ज फ्री आपको, एसजीएसटी में 25 मतलब 75% का रिलीफ, इन्हें इमीडिएट बहुत सारे फैसिलिटी हमको राजस्थान सरकार ने दी। और मैं राजस्थान के सारे अधिकारियों, सारे मिनिस्टरों का दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। जैसे हिमाचल में हमको सपोर्ट मिला, वहां की सरकार का भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। ये हमने किया, ये सारा हमने देखा, इसके सारे वीडियो सारी चीजें आपको अवेलेबल है, देख सकते हो। ये वहां के पेपरों में आए हुए कटआउट से, ये तो कुछ ही है, ऐसे कम से कम 50-100 कटआउट आए होंगे, न्यूज आए, बट ये मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। रिसेंटली वाइब्रेंट गुजरात के अंतर्गत हमने 1,000 करोड़ के एमओयू के लिए आवेदन दिया था, जो अप्रूव्ड हो गया है। वी आर प्राउड टू से कि अप्रूव्ड हो गया है। ओनली थर्ड वेव ऑफ कोरोना के कारण वाइब्रेंट गुजरात समिट डिले हुआ, तो वो साइन होने बाकी है। और 9,000 करोड़ के एलओआई के हमने ऑलरेडी प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को दिए हैं। रिसेंटली में मेरे कलीग किशोर पंड्या सर, उनका बेटा पार्श्व, हमारे जबरदस्त और एनर्जेटिक पर्सन प्रफुल्ल पंड्या सर। अब प्रफुल्ल पंड्या सर के बारे में बताऊं तो ये वो व्यक्ति है जिनको आज भी 20 दिन पे मोदी जी का सामने से फोन आता है। ये आरएसएस के व्यक्ति है, पुराने बीजेपी से जुड़े हुए हैं वहां पे, और आज भी मोदी जी के कनेक्शन में। अभी मोदी जी कुछ 15-20 दिन पहले जब गांधीनगर गए थे, तब 10 मिनट इन्होंने मुलाकात की थी और इस कंपनी के बारे में भी बताया था। तो ये हमारी टीम है। इसके साथ साथ जगदीश भाई बोजानी और अविनाश भाई है, हमारे जबरदस्त लीडर थे गुजरात में, नंदलाल भाई, जिनको हमने कोरोना में खो दिया, उनको आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है त्रिवेदी साहब, जो कि वहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर है। ये फोटो आप देख रहे हो। दूसरा फोटो देख रहे हो जगदीश भाई का है, वो वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर है, इनको हमने मिले। ये दिलीप सांगानी सर और उनके साथ और एक मिनिस्टर है, इनको हम मिले थे। भरत भाई थे हमारे, जिग्नेश भाई थे हमारे, द्वारका के एमपी ऑनर थे, मैं था, कमलेश सेन सर थे। ये व्यक्ति, अगर इनके बारे में बताओ तो जब मोदी जी ना प्रधानमंत्री थे, ना मुख्यमंत्री थे, ना कोई पदाधिकारी, नॉर्मल कार्यकर्ता थे, तब वो इनके बंगले में रहते थे, दिलीप भाई सांगानी सर। तो इनके थ्रू भी हमारे सब अप्रोच किया है, और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ भी हम अच्छे काम कर रहे हैं। मगर सरकार का काम होता है ना, एक सिस्टम से होता है, इट टेक्स सम टाइम। बट आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये है जो आपके साथ होना है। एक्चुअल स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क एट अराउंड 40 लोकेशन इन मल्टीपल स्टेट। हमारे 40 प्रोजेक्ट, जिसमें से 20 प्रोजेक्ट हमारी टीम के हैं, और इन प्रोजेक्टों का वॉल कंपाउंड, इनका इंडस्ट्रियल गेट, इनका फीचर वॉल, इनका पब्लिक टॉयलेट, सिक्योरिटी केबिन, ये काम चालू हो चुके हैं, इनके वर्क ऑर्डर निकल चुके हैं। आने वाले 10-15 दिन में फाउंडेशन वर्क चालू हो जाएंगे। हमारा टारगेट है इस साल के अंतर्गत अंत तक 200 से 225 फैक्ट्री हम रेडी कर दे, और इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में इसमें से प्रोडक्शन स्टार्ट आ जाए। और वो दिन होगा जब सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया हमको सलाम करेगी। आज महाराष्ट्र में लोग लाइन लगा के खड़े हैं, जिन्होंने कभी नहीं समझा, किसी भी कारण से, हो सकता है डर हो, भय हो, चिंता हो, मगर आज वो लोग मांग रहे हैं और हम दे नहीं पा रहे। यही परिस्थिति आप गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में हो रही है, और यही परिस्थिति आने वाले कुछ समय में पूरे देश में होगी। तो ये एक्चुअल स्टार्ट ऑफ वर्क हो चुके हैं। ये